बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, देयर इज अ पेपर वी हैव राइट नाउ। हमने पिछले दो पेपर 2022 के कर लिए हैं। अभी हमें करना है 2021 का पेपर। सो यू कैन सी दिस। पहले हम करेंगे समर 2021। दिस इज समर 2021 और पेपर है आपके पास 5070 यानी कि GCE का। और इसका नया पैटर्न आप लोगों को पता है कि वी हैव नाउ 1 hour and 45 minutes to complete the paper। ठीक है ना। तो ये पुराना वाला पैटर्न है, तो ये आपने याद रखना है कि अब जो नया वाला पैटर्न है उसके अंदर आपको 1 hour and 45 minutes मिलेंगे। और अब सेक्शन बी नाम की कोई चीज नहीं होगी, तो कोई चॉइस नहीं होगी, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 70 की जगह आपके पास 80 मार्क्स का पेपर होगा। राइट, जस्ट 5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और आपके पास 15 मार्क्स 15 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा हो गए। so that would be something you can say that it would be good for you, right? So let's start this paper. Bachcho, you can see this. The first question is always like this. You need to keep remember that we have multiple substances. They may be multiple particles. They may be multiple compounds. They may be multiple elements. A lot of things. आपने हर पेपर के स्टार्ट में ये देखा है, ठीक है ना। तो अब आपने यही वाला सवाल दोबारा से देखना है। यू कैन सी दिस ओवर हियर वी हैव मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और वो आप इनमें से सारे कंपाउंड्स को एक मर्तबा भी यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हों जिनको आप एक बार भी यूज ना करो, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस। द फर्स्ट इज स्टेट व्हिच कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूल विद 11 एटम्स। देखो, इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। एटम्स को फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूल्स को आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं? 9 है। यहाँ अगर आप देखें तो 3 6 and 9 and 12, ये 12 हो गए। इसको देखें तो आप 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी आपके पास जो है वो आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 11 एटम्स मौजूद हैं। इज इट राइट बच्चों और नॉट? Is it right बच्चों? ओके देन अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट आपसे कहता है इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म इथेनॉइक एसिड। अच्छा देखें, आपके पास ऑक्सीडेशन जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। तो अल्कोहल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और जितने कार्बन वाला अल्कोहल होता है वो उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो अगर ये बोल रहा है इथेनॉइक एसिड बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल भी 2 कार्बन वाला होगा। 2 कार्बन वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बना सकता है। तो यहाँ पर इथेनॉल मौजूद कहाँ है? You can see this OH is showing the alcohol family and we have 2 carbons, so it can show you that it is ethanol, right? So this is A. Then is an isomer of butene. Butene का आइसोमर कौन है? Butene का आइसोमर के लिए आपको पता होना चाहिए that they have same molecular formula but different structural formula। तो देख सकते हैं आप कि इनमें से same molecular formula किसका है, different structural formula किसका है। So you can see this। यहाँ तो ऑक्सीजन है तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है तो ये भी नहीं हो सकता। इस वाले को देखें अगर आप, so you can see this, we have 4 carbons and 8 hydrogens। Definitely it has no carbon double bond. It is not the you can say that compound of the same homologous series, but it has the same molecular formula. The definition of isomer is same molecular formula, different structural formula. We don't care about the functional group, ये वो same है या नहीं है, but molecular formula same होना चाहिए, तो वो same है। So you can say that this is the right answer, D. Then reacts with hydrogen in the presence of catalyst to make an alkanes। तो भाई ये रिएक्शन जो है आपके पास अल्कीन्स का है। अल्कीन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? अल्केन बनाते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम आर अल्केन्स ओवर हियर? वी डोंट हैव too many alkanes over here, only we have one compound which is alkene, which is D over here. So alkenes can react with hydrogen in the presence of nickel catalyst to form alkanes, and this is, you can say that, addition of hydrogen, right? And then the fifth part is saying contain 4 different elements chemically combined। 4 different elements। So just look at over here कि यहाँ पर 4 अलग-अलग एलिमेंट किसमें हैं? 4 अलग-अलग एलिमेंट अगर आप देखें तो H में मौजूद मुझे नजर आ रहे हैं। यस, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। आप देख सकते हैं 4 अलग-अलग एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं। H में 4 डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद है। अच्छा ये देखें, ये क्लियर रखना है आपने, व्हाट इज द
element and what is the atom, right? तो यहाँ पर 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। ये सारे अलग अलग सब एलिमेंट्स हैं, इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, इनके अलग अलग प्रोटॉन नंबर्स हैं, और एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा मर्तबा हो सकता है। अगर आप देखते हैं कार्बन को, तो ये एक एलिमेंट है, बट वी हैव 1 2 3 कार्बन ओवर हियर, यानी कि कार्बन के 3 एटम्स मौजूद हैं। और अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन भी एक ही एलिमेंट है, लेकिन उसके एटम्स यहाँ पर 9 मौजूद हैं। इस तरह से अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन आपके पास एक ही मौजूद है और नाइट्रोजन भी आपके पास एक ही मौजूद है। तो एटम और एलिमेंट में डिफरेंस कायम रखिएगा, इसको मिक्स मत कर दीजिएगा। Then the B part is saying identify 2 compounds that have the pH less than 7 in aqueous solution. तो भाई 7 से कम pH किसकी होती है? एसिड्स की होती है। और अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो सारे कंपाउंड्स आपके पास एसिडिक होते हैं, जिसके अंदर आपके पास COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। You can see this is carboxylic acid, this is carboxylic acid. It definitely have a pH which is below 7, क्योंकि ये एक आपके पास क्या है बच्चों, एक एसिडिक नेचर वाला कंपाउंड है। तो it can be C and M. All right, every one of you. जी सर। ऑल राइट सर। सर ये जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है वो अल्कोहल होता है? जी, सिर्फ OH होगा, सिर्फ OH होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप होगा। जरा इसको देख लीजिएगा, सिर्फ OH होगा तो फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ओके सर। ये डिफरेंस क्रिएट रखिएगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम आर इन ग्रुप 6. State the percentage composition by volume of oxygen in dry air. Oh my god. 21%. Yes, it is 21%. The simplest one. Very good बच्चों. Then state one large scale use of oxygen. Oxygen किस में use हो सकती है? एक लार्ज स्केल यूज बताना है। आप सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर डाइऑक्साइड प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बताइए कुछ। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में आप यूज करते हैं, वेरी गुड, फ्यूल सेल में यूज करते हैं। उसके अलावा बताइए सर। क्या कहते हैं आयरन की एक्सट्रैक्शन में, हेमाटाइट और आयरन एक्सट्रैक्शन में नहीं यूज करते हैं हम उसको, हम यूज करते हैं स्टील मेकिंग में। जब हम उसको आयरन को बना लेते हैं तो आयरन को बनाने के बाद जब उसको कार्बन से प्यूरिफाई कर होता है, कार्बन निकालना होता है उसके अंदर से, तो हम उसके अंदर से ऑक्सीजन पास आउट करते हैं। रेस्पिरेशन भी आप लिख सकते हैं, यहाँ आप रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, वेल्डिंग भी लिख सकते हैं और कंबस्टन भी लिख सकते हैं। लॉट ऑफ यूजेस ओवर हियर। आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल एज वेल, हॉस्पिटल में भी यूज होती है। वी हैव अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, बट जो हमारे सिलेबस में आप कोशिश करें वो लिखें। हाइड्रोजन फ्यूल सेल आपके सिलेबस में आप कोशिश करें वो लिखें, स्टील मेकिंग आपके सिलेबस में आप कोशिश करें वो लिखें, ठीक है। चलिए, 2 isotopes of polonium are shown. Explain why both isotopes have the same chemical property. अच्छा देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब मैं दोबारा बता रहा हूँ। पोलोनियम जो है, दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट वी हैव। ये क्या चीज है आपके पास? ये आपके पास एलिमेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पीछे वाले कंपाउंड्स की बात करें जो कि पीछे क्वेश्चन में था, तो वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो एलिमेंट में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उनका रीजंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं लास्ट शेल के अंदर, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सेम होती है, तो वो क्या करते हैं भाई, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, नंबर प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं। प्रोटॉन्स सेम होते हैं, बट प्रोटॉन्स तो केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते ना बेटा, केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास जो होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके पास उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो वो उस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो अगर आपकी बात करी जाए एलिमेंट्स की, तो पोलोनियम इज एक्चुअली एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं देख सकते हो, आप यहाँ क्या लिखोगे? सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्या लिखोगे बच्चों आप यहाँ पर? सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो दैट वुड बी गुड ओवर हियर, इट वुड अवॉर्ड यू 1 मार्क। यहाँ सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं लिख सकते आप, ठीक है। अगर वो कहता है कि भाई इथेनॉल है और प्रोपेनॉल है, ये दोनों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो उसका रीजन बताएं, तो आप बोलते हैं भाई ये दोनों कंपाउंड्स हैं और इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, इन दोनों के अंदर OH मौजूद है, इस वजह से
वो जो है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते होंगे, तो ये डिफरेंस क्रिएट रखेगा। जी बेटे। सर इसमें हम ये नहीं देख सकते कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होंगे? एक ही बात हो गई ना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं आप, अगर कोलोनियम की ओके बात सर, करें ओके। तो वो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा लफ्ज है, इसके अंदर ज्यादा बात आ गई है, ज्यादा क्लियर इसके अंदर आउटकम आ गया, तो इस वजह से ये वाली बात लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। देन गिव वन डिफरेंस इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दीस टू आइसोटोप्स। इन दो आइसोटोप्स के अंदर एक सिमिलैरिटी आपने बताई है, तो बताइए इनके अंदर क्या, सॉरी डिफरेंस बताना है आपने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू बच्चों? We know that isotopes में क्या डिफरेंस होता है? न्यूट्रॉन। Number of neutrons. So you can polonium 210 has one more neutron, than polonium 209. All right बच्चों, जी सर। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एम्पिरिकल फार्मूला वाला कंपाउंड, और ये एम्पिरिकल फार्मूला वाला जो आपके पास सवाल होता है बड़ा मजे का होता है, और ये आपको फ्री के नंबर देके जाता है। तो जरा आइए देखते हैं, ये आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। सेलेनियम फॉर्म अ कंपाउंड दैट कंटेन ओनली सेलेनियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ये देख लीजिएगा क्या कह रहा है, वो ओनली सेलेनियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। द कंपाउंड कंटेन 9.6% ऑक्सीजन बाय मास एंड 42.8% क्लोरीन बाय मास। वो चालाक है, उसने आपको सेलेनियम की परसेंटेज नहीं दी, और बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में सेलेनियम की परसेंटेज निकालेंगे भी नहीं और सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और इस तरह आपका जो है सवाल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप पहले ही देख लें कि वहां क्या लिखा हुआ है कि भाई इसके पास सेलेनियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। तो अगर उसने आपको सिर्फ ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है और आपको क्लोरीन की परसेंटेज दी है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कराएंगे और जो छोटा आएगा उसको उससे डिवाइड करा के खत्म कर देंगे मामला। बल्कि आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कंपाउंड है ये ओवरऑल 100% कंपाउंड है, और इसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो तीसरे वाले एलिमेंट को भी आपने नजर में रखना है। तो 100 में से आप माइनस कर दीजिए भाई 9.6 और माइनस कर दीजिए 7.6। तो 47.6 भी आपने कंसीडर करना है, जो कि सेलेनियम का आपके पास परसेंटेज बाय मास है यहाँ पर। राइट बच्चों? राइट सर। चले अब इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करा देते हैं भाई। तो आपके पास जो सेलेनियम है उसका एटॉमिक मास आपके पास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है इसका 79। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके पास होता है 16। क्लोरीन का आपके पास होता है 35.5। तो जरा बच्चों बता दीजिए पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है? इट वुड बी समवेयर 0.6, राइट? जी सर 0.6। दूसरे वाले का भी 0.6 और तीसरे वाले का आपके पास आ रहा है 1.21, राइट और नॉट? यस सर। अब आपके पास इसमें जो स्मॉलेस्ट है उसको आप सबसे डिवाइड करा देंगे, दिस इज द थर्ड स्टेप। तो आपके पास इनका सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा व्हिच इज 1 1 and 2। So you can say that it would be selenium, oxygen and chlorine के दो आइटम्स, राइट बच्चों? यस सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिले हैं। 1 मार्क आपको मिला है 100 में से इसकी परसेंटेज निकालने का, दूसरा आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, और तीसरा आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का। 3 नंबर का ये सवाल आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। ऑलराइट, और इसके बाद एक सवाल बड़ा कॉमन है जो कि पूछा जाता है कि एम्पिरिकल फार्मूले से अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो व्हिच इज द मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू शुड हैव। वो कौन सी होती है भाई? आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर होगा कंपाउंड का, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर आपके पास होगा कंपाउंड का, और मॉलिक्यूलर फार्मूले का, इसको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी आप इसको बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो अगर आपके पास ये होगा तो डेफिनेटली आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते होंगे। तो अक्सर बेशतर आपको क्वेश्चन ये वाला भी मिलेगा कि विच you can say that further information can make this empirical formula into molecular formula. So you need to keep remember भाई कि आपके पास क्या होना चाहिए? molecular formula mass होना चाहिए। All right every one of you? यस सर। फिर next part जो E part है वो आपसे कह रहा है sample of oxygen has a volume of 11.5 decimeter cube at room temperature and pressure. The temperature of the sample decreases. अब देखिए जरा आपके पास टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया है। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो बच्चों तो वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताइए, खुद सोचें। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गैसियस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो
start moving with greater energy, जब वो greater अच्छा, can you hear me बेटे? बच्चों, can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Yes, sir. Yes, Okay, sir. sorry for the disturbance. यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, Zoom शायद अपडेट हो गया था. Yes, so talking about this one, बच्चों स्क्रीन विजिबल है आप सबके पास? तो भाई अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir, clear. और प्रेशर का मामला जो है उल्टा है. एज वी नो दैट कि गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, तो अगर आप उन पे प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम. तो प्रेशर का मामला उल्टा है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज. इनका जो रिलेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे उल्टे हैं ये, ठीक है ना. एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है. तो वो कह रहे हैं कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. प्रेशर अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा. तो you can say that volume increases as the particles move apart from each other. As the particle move apart from each other. ठीक है ना. ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है और ये थ्योरी में भी आप देख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछी गई है. So you need to be aware about this. Right. थर्ड पार्ट की अगर आप बात करें, calculate the mass of oxygen if 11.5 decimeter cube of sample of the oxygen is given to you at room temperature and pressure. अगर आपको याद हो बच्चों तो ये मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है एज स्किल टेस्ट. राइट. इसकी हमने काफी प्रैक्टिस की थी, और वो प्रैक्टिस हमने की थी कि भाई हमें पता है कि मास अगर आपको गिवन हो तो आप मोल्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो तो भी आप मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल से भी वॉल्यूम में जा सकते हैं, और मोल से भी मास में जा सकते हैं. तो अगर आपने मास और वॉल्यूम का आपस में कनेक्शन बनाना है तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई आपके पास इन दोनों में से बीच में एक मोल्स का रास्ता है, वहां से होकर आपको गुजरना पड़ेगा. इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना. तो अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से मास में आ जाइए, और फिर वॉल्यूम से मोल्स में आ जाइए, और फिर मोल से आप इसमें चले जाएं, मास में चले जाएं. सिंपल फॉर यू. सो अभी आपके पास 11.5 वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम किसमें गिवन है भाई, डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, तो ये गैस का वॉल्यूम है, ठीक है. डिवाइडेड बाय 24. आप किससे डिवाइड करा सकते हैं, 24 से डिवाइड करा सकते हैं. आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे. तो जरा देखते हैं भाई कि आपके पास कितने मोल आएंगे यहाँ पर. तो 11.5 डिवाइड बाय 24, बच्चों चेक कीजिएगा अभी. 11.5 ओवर 24 विल गिव यू, मोल्स आ गए आपके पास कितने, 0.479. ऑलराइट बच्चों. Yes, sir. अब क्योंकि आपके पास मोल आ गए हैं तो आपके पास मास निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है. मास आप निकाल सकते हो किस तरह, मास निकालने के लिए आप मोल्स को मल्टीप्लाई कराते हो एमआर से. इससे मल्टीप्लाई कराते हो
MR से मल्टीप्लाई कराते हो तो you can multiply the answer by 32 which is actually the MR of oxygen gas. याद रखिएगा ये ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस 32 आप यूज करेंगे कि ऑक्सीजन O2 होती है तो आपके पास आंसर आ जाएगा इट वुड बी समवेयर 15.3 grams. ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट सर। ठीक है। उसने यहाँ पर कहीं लिखा हुआ तो नहीं है? हाँ, उसने यहाँ लिखा हुआ है कि आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। जब आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो आप 15.3 की जगह क्या लिखेंगे? आप सिर्फ अपना आंसर 15 लिखेंगे। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज concerned about disposable of plastics made from non-biodegradable polymers. The partial structure of a non-biodegradable polymer is shown. Name the type of polymer shown. अच्छा बच्चों याद रखिए, जब कभी भी आपके पास पॉलीमर कार्बन की वजह से बने, जब कभी भी आपके पास पॉलीमर कार्बन की वजह से बने तो आपने याद रखना है this is the polymerization which is known as addition polymerization. हमेशा जो कि पॉलीमराइजेशन कार्बन की वजह से होगी वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। अब उसके साथ साथ अब वो कह रहा है कि ड्रॉ द मोनोमर ऑफ दिस पॉलीमर। तो अगर आपको मोनोमर निकालना है तो मोनोमर निकालना भी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने 2 स्टेप्स करने होंगे खाली। सबसे पहले तो आपने रिपीट यूनिट निकालना होगा। आप देखें रिपीट यूनिट में हमेशा 2 कार्बन होते हैं तो ये हो गया आपके पास रिपीट यूनिट। आप देखें CH3 जो है हर एक कार्बन बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। CH3 हर एक कार्बन के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अगर आप Cl को देखें तो Cl भी हर एक कार्बन बाद रिपीट हो रहा है। तो आपने इस रिपीट यूनिट को एक बार लिख देना है। ये हमने एक बार रिपीट यूनिट को निकाल कर लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है? सिंपल आपने डबल बॉन्ड लगाना है और कुछ भी नहीं करना। दिस इज व्हाट द मोनोमर ऑफ दिस पॉलीमर। ठीक है, रिपीट यूनिट में 2 कार्बन होना जरूरी है। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। दैट this polymer is often disposed by combustion. Suggest one problem associated with this method of disposal. You can see this. We have chlorine in this. So if you are going to combust this, so you need to keep remember कि आपके पास problem क्या हो सकती है? यहाँ पर आपके पास acidic और poisonous gases क्या हो सकती हैं? Produce हो सकती हैं। You can say that combustion of this polymer produces क्या हो सकता है भाई? poisonous gases produce हो सकती हैं। ठीक है ना भाई, poisonous gases। तो ये poisonous gases produce करेगा on combustion, so that is why this is harmful for us. Then after this you can say this lactic acid is used to make polylactic acid is a biodegradable polymer. The structure of lactic acid is shown. Suggest what is mean by the term biodegradable. Biodegradable का मतलब क्या होता है बच्चों? You can say that a substance which can be decomposed naturally or a substance which can be decomposed by a bacterial action or bacterial attack. So you need to keep remember, you can say that a substance that can decay naturally, जो कि naturally खुद ब खुद तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और अच्छी बात सुनने में ये लगती है कि अल्लाह पाक ने जितनी चीजें बनाई हैं वो सारी चीजें ही बायोडिग्रेडेबल बनाई हैं। अगर आप देखें अपने आसपास, अगर हम अपने आप को देखें तो हम खुद भी बायोडिग्रेडेबल हैं। अगर हम जानवरों को देखें तो वो भी बायोडिग्रेडेबल है। हम किसी भी चीज को देख लें, कोई खाने पीने की चीज अगर हम देख लें, अल्लाह पाक ने जितने फ्रूट्स बनाए हैं, जितने वेजिटेबल्स बनाए, कुछ भी बनाया है, अगर आप वो खा लेते हैं तो अच्छी बात है। आप नहीं खा पाते और उसको फेंक देते हैं तो वो कोई जानवर खा लेगा या कोई चींटियां खा लेंगी या कोई इंसेक्ट खा लेगा या कुछ भी वो खा लेगा, वो खत्म हो जाएगी वो चीज, वो कचरा नहीं फैलाएगी, वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी इजाद की बात करें तो इंसान ने सिर्फ एक चीज इजाद की है जो कि बड़ी इस्तेमाल हो रही है आजकल, वो है प्लास्टिक। हर जगह पर, हर जगह पर अगर आप देखें, मेरे मोबाइल के अंदर प्लास्टिक कवर है, मेरे हाथ में पेन है वो प्लास्टिक से बना हुआ है, मेरे जो है क्या नाम है, बुक के जो कवर्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, हमारे जो पेंसिल बॉक्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, हमारे जो पेन्स होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं, चार्जर प्लास्टिक के बने होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे स्पीकर्स, हमारे टेलीविजन प्लास्टिक के बने होते हैं, हमारे कंप्यूटर्स जो है प्लास्टिक के बने होते हैं। ये सारी चीजें हमने खुद बनाई है। इवन क्या हम एरोप्लेन्स के अंदर तक जो है प्लास्टिक इस्तेमाल करें ताकि उसका वेट जो है लाइट हो जाए और वो जो है काफी अच्छे से परवास कर सके। हर चीज में हम प्लास्टिक इस्तेमाल करें जो कि हमने खुद बनाई है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और हमने वो बनाई है तो वो हमने नुकसान किया है अपने इन्वायरमेंट का। अगर आप देखते हैं कचरे में जाकर आप देखें, कचरे के ढेर में, तो आपको 98% प्लास्टिक नजर आएगी
प्लास्टिक के शॉवर्स नजर आएंगे, प्लास्टिक के खिलौने नजर आएंगे, प्लास्टिक के टेम्पर नजर आएंगे। 10 तरह की चीज जो कि प्लास्टिक की बनी होंगी आपको कचरे में नजर आएंगी, वो डिकम्पोज नहीं होगी। तो दुनिया के अंदर जितनी चीजें कचरे का बाइस बन रही है वो सारी हमने बनाई, ठीक है ना। और अल्लाह पाक की तरफ से जो चीज प्रोवाइडेड है वो बायोडिग्रेडेबल है, वो खत्म हो जाती है। कि आपको भी अगर मैं दफना दूं जमीन के अंदर तो आप कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्लास्टिक है अगर इसको मैं बर्न कर जमीन के अंदर दफना दूं, 500 साल बाद निकालूं, एज इट इज निकलेगी। तो दिस इज व्हाट नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हम कहते हैं कि हम बहुत अक्लमंद लोग हैं, तो हमारी अक्लमंदी का पैमाना ये है कि हमने एक ही चीज बनाई है और वो भी इतनी नुकसानदेह। थोड़े इन बातों को आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड। ये कह रहा है कि भाई पॉलीलैक्टिक एसिड का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, पॉलीमर बना के दिखाओ। दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर वी हैव, यू कैन सी दिस। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो पॉलीमर बनाता है, तो हमेशा अपना OH प्रोवाइड करता है और अल्कोहल हमेशा अपना H प्रोवाइड करता है। तो ये जो बाकी पार्ट आपके पास बचा है ये आपने यूज करना है। तो ये वाला पार्ट मैं जो है यूज कर लेता हूँ भाई, जो बचा है मेरे पास। इट इज O, दिस इज O, उसके बाद C है और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके ऊपर H है और नीचे CH3 है। दूसरी तरफ आपके पास C डबल बॉन्ड O है। तो ये पार्शियल स्ट्रक्चर है जो कि बार बार रिपीट होगा। तो ये एक बार रिपीट हो चुका है, मैं इसको एक बार और रिपीट करके बना देता हूँ। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने वहीं से उठा के बनाया है। यू कैन सी दिस कि मैंने इसको एक बार और ड्रॉ कर दिया इस तरह से। तो ये बन गया इसका पॉलीमर। तो ये एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखाना जरूरी है, इसका एक मार्क मिलता है आपको। All right, every one of you. All right, sir. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप फैक्ट्री uses 500 tons of lactic acid to make polylactic acid. The percentage is 100%, but the mass of polylactic acid made is less than 500 tons. Explain why the mass of polylactic acid made is less than 500 tons. अच्छा भाई, जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है आपके पास, देखिए एक होती है आपके पास कार्बन की वजह से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। और ये होती है फंक्शनल ग्रुप की वजह से दूसरी वाली, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है उसके अंदर हमेशा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास लेकर एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास टोटल मास सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करें तो अगर आप 500 टन रिएक्टेंट डालते हैं, मोनोमर डालते हैं, तो आपके पास 500 टन ही पॉलीमर भी आता। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होते हैं, एलिमिनेट हो रहे होते हैं। सो यू कैन से दैट स्मॉल molecules of water are also formed during polymerization, right बच्चों? इस वजह से आपका जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट में नहीं होगा, बल्कि कुछ मास वाटर की प्रेजेंस में भी रिमूव हो जाएगा। Then after that you can see this aqueous lactic acid reacts with that acidified potassium magnate. There is a color change from the purple to color. Let's suggest what happened to the lactic acid in this reaction. आपके पास क्या हुआ है लैक्टिक एसिड के साथ, क्यों उसका कलर चेंज हो गया है? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोहल भी मौजूद था। अगर आप लैक्टिक एसिड को देखते हैं तो यू कैन सी दिस कि इसके पास अल्कोहल भी मौजूद था। तो अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी है कि भाई वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यू कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, इस वजह से चेंज हो गया है। Then aqueous lactic acid is neutralized by aqueous sodium hydroxide, right? The ionic equation for this reaction of neutralization, we know that neutralization की ionic equation हमेशा क्या होती है, एसिड के H पॉजिटिव आयन हाइड्रोक्साइड अल्कली के होते हैं और वो जब मिलते हैं आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन व्हिच इज आयोनिक। ये एक नंबर के लिए, इस वजह से आप ऐसे लिखेंगे। अगर ये 2 नंबर के लिए होती तो आप इसके अंदर इसके स्टेट सिंबल्स भी लिखते तो आपको दूसरा मार्क मिल जाता। ठीक है, and the last but not the least, aqueous lactic acid reacts with magnesium. Name the gas made in this reaction. You can see this aqueous lactic acid is acidic, and when you react it with metals, तो metal और acid का reaction जब होता है तो कौन सी गैस बनती है भाई? आपके पास हाइड्रोजन गैस बनती है। Is that right, or not? जी सर, राइट। जी सर। देख सकते हैं आप, काफी आसान सवाल है और हम बिला वजह इसको मुश्किल बना सकते हैं और हम इसको बिला वजह समझने में मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं अपनी, और हम इसको गलत कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब हाइड्रोजन गैस हमें पता है, हमने बेन कहा इसकी वर्किंग की है, हमने एसिड की बेन कहा इक्वेशंस देखी हैं, बट स्टिल यहाँ पर आगे बंदा बोलेगा यार मुझे क्या पता लैक्टिक एसिड क्या होता है, यार मुझे क्या पता वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बनेगी। आप इस तरह बिहेव कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, बट यू नीड टू कीप रिमेंबर, कभी भी एग्जामिनर आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछता जो कि आपकी इंफॉर्मेशन के बरअक्स होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको डेफिनेटली वो बात आती होगी लेकिन आप उस वक्त क्लिक नहीं कर रहे होगे। तो क्लिक करना है तो उसके लिए आपको ठंडे ठंडे मिजाज से सोचना पड़ेगा और इंशाल्लाह वो बात आपको याद आ जाएगी। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is question number 4. Here we have zinc bromide and zinc carbonate are both ionic compounds predict two physical properties other than electrical conductivity. So we know that भाई ionic compounds पानी के अंदर कैसे होते हैं बच्चों, soluble होते हैं। Soluble. Say that soluble in water। अच्छा बात पूरी लिखिएगा, आधी बात मत लिखिएगा, soluble लिख दीजिएगा, खाली लिखिएगा soluble in water, क्योंकि इसमें आपके पास बात ऑर्गेनिक की भी आ सकती है। आप बोल सकते हैं कि insoluble in organic solvents, तो वो बात भी हो सकती है। तो सिर्फ सॉल्वेंट पानी नहीं होता, वहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकते हैं, अल्कोहल भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है। तो आपने याद रखना है, बात आपने पूरी लिखनी है, आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। सॉल्वेबल लिख के मत छोड़ दीजिएगा क्योंकि फिर बात में कॉन्ट्रडिक्शन अगर, बात पूरी लिखिएगा, कंप्लीट सेंटेंस लिखिएगा सॉल्वेबल इन वाटर। सेम एज इट इज, अगर वो यहाँ पर ना लिखता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अलावा तो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली बात भी लिखते हैं, तो आप लिखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बात आपकी गलत हो जाती है। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ionic compounds are good electrical conductors in aqueous and molten form। तो पूरी बात देखेंगे तो नंबर मिलेगा, आधी बात का नंबर नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज वी नो दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यू कैन से दैट हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। याद रखें, आप में से बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं एग्जाम में, मैं पेपर जब चेक कर रहा होता हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट पहली प्रॉपर्टी लिख देते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हाई बॉइलिंग पॉइंट लिख देते हैं। भाई ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, जब तक आप किसी चीज को मेल्ट नहीं करोगे वो बॉइल कैसे होगा, ठीक है ना। तो पहले उसको मेल्ट कीजिए फिर वो बॉइल होता है, तो ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो आप इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो 2 मार्क आपको नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा, ये एक ही नंबर मिलेगा आपको। सेकेंडली, here we have zinc react with bromine to make zinc bromide। देखें वही सवाल दोबारा से आ गया जो मैंने पिछले पेपर में आपको कराया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल बड़ा कंसिस्टेंटली पेपर में पूछा जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ जिंक ब्रोमाइड इज फॉर्म। यू कैन सी दिस, ब्रोमाइड हमेशा बनता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो 2 ब्रोमाइड है तो दो ब्रोमीन ने अलग अलग एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया होगा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज किए गए होंगे जिंक की तरफ से। तो आपने दोनों बातें यहाँ लिखनी है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और हर एक ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया होगा। तो ये बात आपको बताना यहाँ पर जरूरी है। तो आप कह सकते हैं कि जिंक एटम लूजेस 2 electrons that are transferred to 2 bromine atoms that are transferred to 2 bromine atoms। बात यहाँ खत्म नहीं, आपको यहाँ क्लियर करना पड़ेगा that each bromine atom gain 1 electron। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगी, राइट बच्चों, इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर। आपको बताना पड़ेगा कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, ब्रोमीन को ट्रांसफर किए हैं, और एक जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं और दोनों ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे इसको लिखते वक्त शेयरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, भाई खुदारा शेयरिंग का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। शेयरिंग जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग में होती है, आयोनिक बॉन्डिंग में शेयरिंग नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फ्री के नंबर ना गवाइए। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे वो कहता है aqueous zinc bromide reacts with magnesium as shown and use the equation to explain that oxidation take place। आपको बताना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस क्यों हो रही है। सिंपल इज दिस, मैग्नीशियम यहाँ 0 है और यहाँ +2 हो गया, so this is increment in oxidation state। तो increment in oxidation state is what? This is oxidation। तो अगर आप ये लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा increment in oxidation state क्यों होता है, क्योंकि वहां पर आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम loses 2 electrons, मैग्नीशियम loses 2 electrons, और या मैग्नीशियम एटम भी आप लिख सकते हैं, मैग्नीशियम एटम loses 2 electrons to become मैग्नीशियम आयन। ठीक है ना, दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन। और यहाँ आप उसका उल्टा लिख सकते हैं कि जिंक आयंस गेन
2 electrons to become zinc atom. तो ये आपके पास हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये लफ्ज याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, तो इसको आप लाजमी याद रखें। Then zinc carbonate is insoluble in water. We know that zinc carbonate can be prepared by reacting aqueous zinc bromide with carbonate ions, ठीक है ना, in the precipitation method. Right? They are asking name a suitable aqueous solution that can be provide carbonate ions. We know that बच्चों precipitation method जो होता है वो दो soluble salts की मिक्सिंग से बनता है। तो एक soluble salt तो उसने बता दिया हमें कि भाई जिंक ब्रोमाइड है, जिंक आपको मिल जाएगा इसमें से। बट कार्बोनेट के लिए आप क्या करेंगे? तो कार्बोनेट के लिए क्या चाहिए है आपको? वी नो दैट ऑल द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। तो भाई आप सोडियम कार्बोनेट लिखोगे तब भी नंबर मिल जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट मिलोगे तब भी नंबर मिल जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट लिखोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो इन तीनों में से कोई सा भी एक कार्बोनेट आप लिख सकते हैं। दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? यस सर। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि a sample of zinc carbonate is heated, strongly named the product of this reaction. तो अगर आपको याद हो ब्लास्ट फर्नेस में आपने पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपके पास, आप उसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पर जिंक कार्बोनेट। तो भाई जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? जिंक ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट बच्चों? जी सर। चलें तो नेक्स्ट चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या कह रहा है देख लीजिए। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल provides the raw material for making ethanol and ammonia. Describe how petroleum is separated to make fractions such as naphtha, petrol. इन दोनों को बनाने के लिए कैसे आप क्रूड ऑयल को क्या करते हो? सेपरेट करते हो। तो we know that first of all what we need to do, we need to heat crude oil in the fractionating column, right? So you can say that crude oil is heated in fractionating column, right? क्या होता है? क्रूड ऑयल आपके पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हीट किया जाता है। ऐसे होता है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. And you can say that different fractions are separated. Different fractions are separated on the basis of different बॉइलिंग पॉइंट्स। हर एक फ्रैक्शन अपने बॉइलिंग पॉइंट की वजह से क्या हो जाता है भाई? सेपरेट हो जाता है। राइट बच्चों? Yes, sir. यू कैन से दैट। और इसके साथ साथ आप एक और बात लिख सकते हैं, एंड फ्रैक्शंस कंडेंस्ड। जो फ्रैक्शंस होती हैं वो आपके पास कंडेंस होती हैं एट डिफरेंट हाइट्स ऑफ द कॉलम, एट डिफरेंट heights of the column। अलग अलग हाइट पर कॉलम की अलग अलग फ्रैक्शंस क्या हो जाती हैं बच्चों? अलग हो जाती है। ठीक है ना भाई? इज दैट क्लियर? जी सर। देन वो आपसे कह रहा है कंपाउंड्स सच एज C11H24 in the naphtha fraction are cracked to make hydrogens, alkenes and smaller alkane. Explain how the molecular formula C11H24 shows the compound is an alkane. Okay, so you can say that C11H24 fits the journal formula of alkanes, which is CnH2n plus 2। राइट बच्चों? आप इसके अंदर पुट करके दिखा दीजिए उसको। C11H2 into 11 plus 2 will give you C11H24। All right, every one of you. सर ऐसे क्वेश्चंस का कोई और आंसर हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा क्या आंसर होगा बताएं? अगर हम लिखें कि जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो इस तरीके से कि कार्बन का जो डबल है वो कार्बन का डबल प्लस 2 जो है वो हाइड्रोजन का नंबर आ जाता है रेशियो में। तो हाउ डू यू नो कि भाई कार्बन के डबल का प्लस 2 जो है हाइड्रोजन? फॉर एग्जांपल सर कार्बन 11 है, 11 2s are 22 प्लस 2 24। बिल्कुल मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, और ये मैंने ही आपको क्लास में सिखाया है कि देखना, इस तरह देखने का अंदाज भी आपको होना चाहिए ताकि आपको जल्दी क्विक
आपको आपके नजर में आ जाए कि एल्केन है एल्कीन है डेफिनेटली, बट हाउ डू वी नो कि भाई डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, व्हिच इज द ऑफिशियल थिंग जो कि ये बात हमें बता रही है। जनरल फॉर्मूला। फॉर्मूला। बस बस उसी से आंसर देना आपने, फिर सही है ना भाई। ओके सर। अब अपनी जो हम लोग जो पेपर करते वक्त कुछ अपने मर्जी से जो पेपर के अंदर जुगाड़े निकाल लेते हैं, जिसको हम आम अल्फाजों में बोलते हैं जुगाड़ निकाल लिए हमने ना, कि अल्केन है या अल्कीन है, हमने देख के पहचान लिया भाई डबल से 2 ज्यादा है तो अल्केन है, और अगर डबल है तो फिर अल्कीन है। ये हमारी अपनी मर्जी की इजाद है, ये हमारी जुगाड़ है, हमने अपनी मर्जी से किया है, हमारी आसानी के लिए किया है। बट इसका जो आंसर जब हम लिखेंगे तो हम तो इसका आंसर ऑफिशियली लिखेंगे ना, वो आंसर लिखेंगे जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होगा, राइट। ऑलराइट सर। Okay, then let's move on towards the part B. Construct an equation to show the cracking of C11H24 to make ethene. देखो उसने बता दिया आपको ethene बना रहा है and an alkane only. अब वो क्लियर हो गया ना, वो कह रहा है ethene बन रहा है और एक alkane बन रहा है। तो भाई देखो टूट कौन रहा है, C11H24, और एक लाजमी प्रोडक्ट क्या बन रही है आपके पास, लाजमी प्रोडक्ट बन रही है ethene, which is C2H4, कार्बन के डबल हाइड्रोजन। अब बचा क्या, 9 कार्बन बचे आपके पास और आपके पास 20 हाइड्रोजन बचे, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू। सर इसके बी पार्ट आई की मुझे इसी तरह समझ नहीं आई, इसमें हमने एक्सप्लेन कैसे करना है इसको सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन बी हाउ द पार्ट मॉलिक्यूलर आई, फार्मूला। बी पार्ट आपने आई। जस्ट आपने नंबर ऑफ कार्बन्स को जो है ना पुट कर देना जर्नल फार्मूले में, तो आपके पास खुद ब खुद ही ये ड्राइव हो जाएगा C11H24। तो सर हम इसको इसी वर्डिंग में रेट करेंगे कि 11 को पुट इन करें फॉर्मूला में और फिर जो आंसर आएगा ये यस, एक्सप्लेन करना है। यस, वो जो n की वैल्यू होती है ना आपके पास फॉर्मूले के अंदर, जर्नल फार्मूले में जो n होता है वो एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन्स तो आपको गिवन है, तो आप पुट करके देख लें, ठीक है। लेकिन ये बात लाजमी लिख दीजिएगा कि ये जो कंपाउंड है ये जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन को फॉलो कर रहा है, ये जर्नल फार्मूला ऑफ अल्कोहल को फॉलो कर रहा है, या जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉलो कर रहा है, तो ये बताना जरूरी है, ठीक है। जी सर, ओके। चलिए, तो फिर आपके पास सी पार्ट कहता है डिस्क्राइब हाउ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इन द हैबेट प्रोसेस, इंक्लूड द कंडीशन यूज्ड इन हैबेट प्रोसेस। तो देखिए भाई आपको कंडीशंस तो मौजूद हैं, आपके याद हैं कंडीशंस, वही कंडीशंस आपने यहाँ लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन reacted with nitrogen, हाइड्रोजन reacts with nitrogen, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा भाई किससे, नाइट्रोजन से, in the presence of, बच्चों, in the presence of आयरन। सर आयरन। iron catalyst, very good, and iron catalyst, सर 450 सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 yes, एटमॉस्फेरिक 450 प्रेशर। degrees Celsius temperature and 200 atmospheric pressure। ये हो गया 3 नंबर आपके, ठीक है ना। इसको सर देख ये के परेशान आयरन मत जो होइए। है इसके साथ उसकी वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। बेटा ये आयरन तो एलिमेंट है ना, तो आयरन जब एलिमेंट होता है तो फिर वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी होगी, जब वो कंपाउंड बनाएगा तब ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा ना वो। ओ ओके सर। अब एलिमेंट की फॉर्म में तो आयरन अकेला है, अब आयरन 2+ जो होगा वो कंपाउंड में होगा, और आयरन 3+ भी कंपाउंड में होगा। जब वो कंपाउंड बनाएगा तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जब वो कंपाउंड बनाएगा ही नहीं तो वो अकेला आयरन रहेगा। तो आयरन 2+ और आयरन 3+ एलिमेंटल फॉर्म में दोनों ही आयरन होते हैं, आपको नहीं पता चलेगा कौन सा वाला क्या है, सही है। ओके सर ये वो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन का भी मार्क होता है। यस एब्सोल्युटली, वो पूछ रहे हैं ना आपसे कि हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ कैसे अमोनिया में, तो भाई कन्वर्ट होने के लिए तो अमोनिया की जरूरत है ना, सिर्फ तो कंडीशन की सिर्फ जरूरत कंडीशंस नहीं लिख सकते, मतलब आयरन 450 सेल्सियस और 280। नहीं। तो देखिए आप अगर सिर्फ कंडीशन लिखेंगे तो कंडीशन में तो कहीं पर भी नहीं बता रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन से अमोनिया में कन्वर्जन कैसे हुई, वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि अमोनिया बनाते वक्त ये चीजें जरूरत है। लेकिन अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन की भी तो जरूरत है ना, वो जो सेकंड वाला रिएक्टेंट है वो बताना भी तो जरूरी है ना। ओके सर। अगर फॉर सपोज मैं आपसे बोलूं कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड से आप सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्जन करो, कैसे करोगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो ये बात तो आपको पता है ना कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड से पहले आपको किसमें जाना पड़ेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है ना। और ये यस रिएक्शन सर। आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप पानी से कराओगे तो आपके पास क्या तो बनेगा, ओलियम। नहीं उसको छोड़ दो, ओलियम को, ओलियम वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतना है कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को, अगर आपको याद हो एसिड रेन वाला चैप्टर, तो उसके अंदर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है।
दैट्स फाइन। तो अगर आप सिर्फ ये भी लिख दोगे तो बन जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप ये नहीं लिखते हो और आप इसकी जगह कंडीशंस लिख देते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ये डिफाइन है कि भाई ये होना चाहिए आपके पास। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, so let's move on towards the D part. State one other use of hydrogen. Hydrogen का use क्या हो सकता है बच्चों? It can be used in hydrogen fuel cell, right? ये fuel cell के अंदर use हो सकती है। दूसरा इसका चीज जो है आप अभी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, it can be used in the manufacturing of margarine. आप margarine सर बनाने हाइड्रोजन फ्यूल का जो वेस्ट प्रोडक्ट वो वाटर होता है? waste product water होता है। The only product we have is water. ओके सर। अच्छा बच्चों देखो, आपसे वो एक सवाल और पूछ सकता है, वो यहाँ पर जैसे अभी तो यूज पूछा है ना, वो आपसे सोर्स भी पूछ सकता है। वो अगर आपसे पूछे राइट डाउन द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपके पास आई कहाँ से, तो आप कह सकते हैं इट कैन बी हैव बाय क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आप अगर क्रैकिंग करते हो हाइड्रोकार्बन्स की तो वहां पर भी हाइड्रोजन बनती है। तो यू कैन हैव हाइड्रोजन गैस बाय क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस इज अ सोर्स। और अगर वो पूछे नाइट्रोजन का सोर्स तो आप कह सकते हो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर करोगे क्योंकि एयर में 78% आपके पास क्या होती है, नाइट्रोजन। सो यू कैन हैव नाइट्रोजन बाय एयर एंड यू कैन हैव हाइड्रोजन बाय क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये सोर्स भी वो पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, so you need to be aware about this. All right? All right, sir. Yes, sir. Then ethene reacts with a compound to make ethanol. Name the compound. भाई ethene से ethanol में कन्वर्ट करने के लिए आपको जरूरत होती है किसकी, पानी की। और आप पानी भी लिख सकते हो और स्टीम भी लिख सकते हो। And they are asking state one condition for this reaction. क्या कंडीशन होनी चाहिए इसकी? इसकी कंडीशन होती है कि हम 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, या अगर आपको ये याद नहीं है तो आप याद रखिए हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड या फॉस्फोरिक एसिड लिख लो, सिंपल फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड कैटालिस्ट के तौर पे यूज होता है। तो अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा तो सिर्फ कैटालिस्ट लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है भाई? Yes, sir. चलें, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सेक्शन बी। और सेक्शन बी अब हमारे सिलेबस में फर्दर मौजूद नहीं है। अब आपके पास कोई चॉइस मौजूद नहीं होगी, आपने सारे सवाल करने होंगे 80 मार्क्स के लिए। So I'm just cutting this right now. Let's move on towards the question which is important for us. Sulfur dioxide and oxides of nitrogen are pollutant found in air. State 1 environmental problem caused by the presence of sulfur dioxide. क्या प्रॉब्लम होता है भाई सल्फर डाइऑक्साइड का बच्चों? सर एसिड रेन। Acid rain, H2. very good. They cause acid rain, very good. This is a problem. Then coal-fired power stations produce sulfur dioxide as a pollutant. The sulfur dioxide produced is prevented from entering the air by process called the flue gas desulfurization. This is flue gas sulfur desulfurization, which is used to remove the sulfur content, sulfur oxides content from the pollution. और वो जो भी आपके पास निकल रहा होता है फ्लू गैसेस, उनमें से हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं या सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। और क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके पास एसिडिक गैसेस होती हैं तो इसको रिमूव करने के लिए आप अल्कली यूज करते हो। सो नेम द कंपाउंड यूज्ड इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन दैट रिएक्ट्स विद सल्फर Calcium डाइऑक्साइड। carbonate. You can say that it is calcium carbonate. It is calcium carbonate, or you can even use बच्चों what? Calcium oxide as well. Or calcium oxide is also the right answer. सर ये हम सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज कर सकते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के लिए? दोनों ही बेसिक होते हैं बेटे, दोनों यूज कर सकते हैं आप। सर हम कोई और नहीं यूज करते जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, सिर्फ कैल्शियम के कंपाउंड्स क्यों? यार वो सोडियम और पोटेशियम वाले जो होते हैं ना, वो बड़े ही जो आप कह लें कि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उनका मामला अलग होता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अल्कलाइन होते हैं, वो पानी के अंदर बड़े स्ट्रांगली सॉल्युबल भी होते हैं। उनके बहुत सारे जो है आपके पास वो कंटामिनेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है ना वो किसी से भी क्या कर लेते हैं भाई, रिएक्शन कर लेते हैं। तो उनकी बात हम इसलिए नहीं करते आमतौर पर। ओके सर। और फिर इंडस्ट्रीज के अंदर कॉस्ट वगैरह का भी बड़ा इशू आता है, तो उसको देखते हुए हर चीज का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। So let's move on. Coal-fired power stations also produce oxides of nitrogen such as nitrogen monoxide. Nitrogen monoxide is produced when nitrogen reacts with oxygen. Construct the equation for this. अब देखो ये हमारे सिलेबस में मैंने आपको पढ़ाया है जब हम इसको लिख रहे थे एयर पॉल्यूशन के अंदर। तो भाई नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। इसमें कौन सा मुश्किल काम है, बना के दिखा दो। ठीक है,
उसके बाद वो आपसे कह रहा है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना के दिखाओ भाई। ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन। हर एक नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 3 शेयरिंग हो जाएगी, 2 बाहर, 3 शेयरिंग हो जाएगी, 2 बाहर। इज दैट राइट बच्चों? ऑल राइट एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस। इसको मैं आपको कितनी मर्तबा बता चुका हूं। वही चीज है, वही चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, वही चीज आपने लिखनी भी है। आप क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature increase the kinetic energy of the particle, increase the kinetic energy of the particles, hence they start moving with greater energy and the frequent collision, ये कह लें आप, chances of frequent collision increases, chances of frequent collision increases, hence the rate of reaction increases. Right बच्चों? सर जी बेटे। सर आप एक दफा वो मेटालिक बॉन्डिंग का वो बता सकते हैं किस तरह वो ड्रॉ करना होता है जब वो कहता है? मेटालिक बॉन्डिंग का सवाल आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, और अगर इसमें नहीं आता है तो हमने पिछले 2 पेपर किए हैं, उनमें 2 मरतबा मेटालिक बॉन्डिंग का सवाल आ चुका है। आप मुझे क्लास के बाद जो है एक मैसेज करना, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। Then D part is saying nitrogen dioxide reacts with water to form mixture of dilute nitric acid and nitrous acid. आप देख सकते हैं उसने आपको बता दिया है HNO2 और HNO3। वो कोई अनोखी चीज आपसे नहीं पूछ रहा, आपको ऑलरेडी बता चुका है। तो हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है, तो यहाँ पर जो नाइट्रेट है उसका चार्ज -1 है, और यहाँ पर जो नाइट्राइड है उसका चार्ज भी -1 है। आप देख सकते हैं वो आपको ऑलरेडी बता चुका है। अब उसके बाद वो कह रहा है आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद aqueous sodium hydroxide to form two different salts and water. Construct the equation for this reaction. अब वो आपसे कह रहा है कि 2 डिफरेंट सॉल्ट बनाएगा, ऊपर उसने आपको एनाइन दिखा दिए हैं 2 डिफरेंट। तो अब आपके लिए मेरे ख्याल नहीं है तो मुश्किल होना चाहिए, आप आराम से बना सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर आप किस में डालें भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालें, तो क्या बनेंगे 2 डिफरेंट सॉल्ट? एक तो आपके पास सोडियम नाइट्राइट बन सकता है और एक सोडियम नाइट्रेट बन सकता है। साथ में क्या बनेगा आपके पास? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? क्योंकि 2 सोडियम यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना? एंड देन बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पर भी 2 लिखिए, तो आपके पास ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है भाई? 2 मार्क आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक नंबर करेक्ट फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइट का, और दूसरा वाला आपके पास बैलेंसिंग का नंबर आपको मिल जाएगा। Then nitric acid is a strong acid, nitrous acid is a weak acid. Describe the difference between weak acid and strong acid. So you can say that strong acids dissociate completely, while weak acids dissociate partially. All right बच्चों? सर जी बेटे। ये लिखना जरूरी है कि डिसोसिएट वाटर में जल्दी होते हैं या पार्शियली होते हैं? वाटर की बात तो मैंने कहीं नहीं लिखी नहीं बेटे। नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में सर, स्ट्रांग डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ देखो, अगर आप एसिड की डेफिनेशन लिख रहे होगे ना, तो एसिड की डेफिनेशन में पानी लिखना जरूरी है। जब आप ऑलरेडी एसिड की डेफिनेशन से आगे निकल गए हो, यानी कि आपको एसिड की डेफिनेशन ऑलरेडी पता है कि द सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस आर एसिड्स। तो अब इसकी डेफिनेशन से आप आगे निकल कर बात कर रहे हो वीक और स्ट्रांग एसिड की, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। नाउ वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट द डिसोल्यूशन इन वाटर एंड देन द डिसोसिएशन। वी नो दैट कि भाई डिसोसिएट होगा ही पानी में जाकर, ठीक है? ओके सर। और यहाँ पर ये 2 मार्क के लिए था, और उसमें 2 मार्क का डिफरेंस हमने लिख दिया, एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का और एक वीक एसिड का। तो वहाँ डिसोसिएट की बात ना भी करें तो पार्शियली और कंप्लीट डिसोसिएशन का आपको नंबर मिलेगा, तो यू कैन राइट ओवर देयर लाइक दैट। देन we have question number 7. Sulfuric acid is a white crystalline solid. It reacts with aqueous sodium nitrite to make nitrogen gas as shown in the equation. And excess of sulfuric acid reacts with 20 centimeter cube sample of 0.1 mole per decimeter cube sodium nitrite, and calculate the maximum volume in decimeter cube of nitrogen form. Measure at room temperature and pressure. So बच्चों, मैंने आपको 3 स्टेप्स बता रखे हैं पहले से, उन 3 स्टेप्स को यूज करना है।
सबसे पहले मोल्स निकाल लेने हैं। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो भाई। किसकी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम है? ये सोडियम नाइट्राइट की। तो इसके मोल्स निकाल लो पहले। वी हैव कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को डिवाइड बाय 1000 करो एंड देन कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कराओ। कॉन्सेंट्रेशन है 0.15, वॉल्यूम है 20 डिवाइड बाय 1000। तो चेक करो बच्चों कितने मोल्स आ रहे हैं आपके पास। चेक इट। मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्राइट इज आई थिंक 0.003। चेक करें, ये आ रहा है। ये आ रहा यस है सर, बच्चों। यही आ रहा है। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट वी नो दैट कि हमें क्या करना होता है, रिलेशन निकालना होता है, क्योंकि ये स्टेशोमेट्रिक जो है आपके पास रिलेशन यहाँ बनेगा, क्योंकि आपको दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम सोडियम नाइट्राइट का है और वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है किसका? भाई नाइट्रोजन गैस का। तो यहाँ रिलेशन बनता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को और से देखें तो 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स का है तो इसका मतलब रिलेशन में कुछ ना कुछ पंगा है। आप देख सकते हैं, और वो क्या पंगा है आपके पास? यू कैन सी दिस, सोडियम नाइट्राइट और नाइट्रोजन गैस दोनों का ही रिलेशन सेम है। जब दोनों का रिलेशन सेम होता है तो भाई मोल्स भी सेम आते हैं। तो आपके पास जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएंगे वो भी सेम आएंगे, दैट आर 0.003। तो रिलेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है आपके पास। जब रिलेशन ऑलरेडी सेम है तो क्यों बिला वजह अपना वक्त जाया करेंगे? डायरेक्ट आप लिखेंगे आंसर सेम है। अब वो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम निकालने के, वो भी इन डेसीमीटर क्यूब। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इन डेसीमीटर क्यूब अगर आप निकालते हैं तो मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 से। तो 0.003 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई कराने जा रहे हो तो यू विल हैव 0.072 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट सर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन ऑफ यू? ये 3 स्टेप्स याद रखेंगे, मोल्स की जिंदगी आसान रहेगी आपकी। अगर इन 3 स्टेप्स से अगर आप इधर उधर भटक जाएंगे तो मोल्स मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 3 स्टेप्स फॉलो करो। मोल्स, रिलेशन, रिक्वायर्ड वेरिएबल। अब रिक्वायर्ड वेरिएबल में कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ गैस भी हो सकता है, मास ऑफ सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो बस आपने याद रखना है। उसके लिए आप किस तरह निकाल सकते हो? मास निकालना है तो एमआर से मल्टीप्लाई करा दो, वॉल्यूम निकालना है तो 24 से मल्टीप्लाई करा दो, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड करा दो मोल्स को। तो ये आपको याद रहना चाहिए। Let's move on towards part B, is saying the rate of this reaction can be determined by the measuring the volume of nitrogen from after every second. Draw label diagram for this. Okay, we know that इस तरह बना सकते हैं इसकी डायग्राम। हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर आपके पास डिलीवरी ट्यूब होनी चाहिए एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर कि ये आपके पास क्लोज होना चाहिए। दिस इज क्लोज बाय अ कॉर्क। यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई इसको कॉर्क से हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद इसको हम कनेक्ट कर देंगे किससे? गैस सिरिंज। अच्छा, आपकी गैस सिरिंज लगनी चाहिए, कोई फजूल सी चीज लगनी चाहिए। तो ये कुछ कोशिश करें इस तरह बनाएं और इसको ग्रेजुएट करके बनाएं ताकि आपको याद रहे कि भाई ग्रेजुएटेड है। वी कैन मेजर द वॉल्यूम बाय दिस। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया स्ट्रक्चर। मुझे उठाया तुम लोगों ने? बच्चों किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास बच्चों यू कैन शो दिस कि यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है? आपके पास सल्फामिक एसिड मौजूद है विच इज NH2SO3H। ये आप दिखा सकते हैं कि आपके पास सल्फामिक एसिड मौजूद है। उसके बाद आप दिखा सकते हैं कि आपने इसके अंदर सोडियम नाइट्राइट डाला है। यहाँ पर आप इस तरह से सोडियम नाइट्राइट डाल सकते हैं, दिखा सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये आप गैस सिरिंज बता सकते हैं कि भाई ये गैस सिरिंज है। और यहाँ पर आपको इस तरह से 3 नंबर मिल जाएंगे। एक नंबर आपको मिलेगा करेक्ट मेथड ऑफ कलेक्शन अरेंजमेंट ऑफ गैसेस, तो ये गैस सिरिंज का मिल जाएगा। दूसरा आपको मिल जाएगा कि आपने अपैरेटस को सेट किया, कहीं से कोई लीक तो नहीं हो रहा है। और तीसरा आपको डायग्राम बनाने का ही मिल जाएगा। ठीक है भाई, 2 नंबर का, सॉरी 2 नंबर इस तरह मिल जाएगा आपको। कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, करेक्ट आपके पास अपैरेटस होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ गैस के लिए। उसके बाद ये आपसे कह रहा है द concentration of NaNO2 is increase the temperature of the reaction remain constant. State and explain how the rate of reaction changes. So definitely अगर आप एक concentration change करो तो number of particles would be greater and the rate of reaction would be increased. तो आप पहली बार लिखेंगे rate of reaction increases. Rate of reaction increases. क्या लिखेंगे आप? Rate of reaction increases as there would be more crowded area. There would be more crowded area which increases
the chances of frequent collision, जो कि आपके पास frequent collision के chances बढ़ा देगा, ठीक है ना। ये 3 नंबर की 3 बातें हमने लिख दी हैं। Then sulfamic acid forms salts called sulfamates that contain anion NH2SO3. Magnesium carbonate is added to sample NH2SO3. This magnesium sulfamate, water and gas are going to be formed. Construct equation for this. तो भाई उसने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपके पास सल्फामिक एसिड NH2SO3H है, इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट डाल रहे हो। तो आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या बनेगा, डेफिनेटली कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा। साथ में आपके पास सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट का एनाइन उसने आपको बता दिया, इट इज NH2SO3 नेगेटिव। और मैग्नीशियम आपके पास होता है बच्चों 2+, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा NH2SO3 ट्वाइस मैग्नीशियम। तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो इसके 3 मार्क्स हैं आपके पास। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट आपको 1 नंबर मिलेगा, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फामेट का 1 नंबर मिलेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन का 1 नंबर मिलेगा। तो बैलेंस करने के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 लगाना है, देन द इक्वेशन इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, इसमें स्टेट सिंबल्स लिखने होते हैं? स्टेट सिंबल्स अगर उसने लिखने होते और लिखवाने होते उसने आपसे, तो वो यहाँ पर डेफिनेटली डिस्क्राइब करता है, राइट डाउन द स्टेट सिंबल्स, बिकॉज वी डोंट नो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फामेट्स। हमें सल्फामेट्स की सॉल्युबिलिटी का आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली वो हमसे पूछेगा भी नहीं इसके बारे में, राइट? ओके, Yes, sir. So let's move on towards question number 8. Lead is a metal with a proton number 82. Use the periodic table to state the number of occupied electron shells in an atom of lead. तो भाई इसके जरा देख लें, lead आपके पास कहाँ है, Pb ये रहा Pb आपके पास, यहाँ है Pb 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास क्या है आपके पास, आप देख सकते हैं इसके पास 6 shells होंगे, ठीक है ना, आप देख सकते हैं 6। यूज द पीरियोडिक टेबल टू स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ लेड। तो जरा दोबारा देख लीजिए, लेड कहाँ मौजूद है भाई, लेड यहाँ मौजूद है, व्हिच इज इन द 4th ग्रुप। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये 4th ग्रुप में है, तो डेफिनेटली इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अच्छा जी, कोई मुझसे सवाल पूछ रहा था मेटालिक बॉन्डिंग का, आप देख सकते हैं कि दोबारा सवाल आगे कंसिस्टेंटली तीसरी मर्तबा आया है ये सवाल, आप देख सकते हैं। तो आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास एटम सेम साइज के होने चाहिए भाई, इस सेम साइज के आपने एटम्स बना दिए, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप बना सकते हैं पॉजिटिव आयन, ताकि आपको याद रहे कि ये एक पॉजिटिव आयन है, एक बना लिया काफी है। बाकी आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखा दें, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आप कहीं दिखा दें इसके अंदर, इस तरह से आप उसको डिस्क्राइब कर दें कि भाई ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज व्हाट डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज व्हाट पॉजिटिव आयन। उसके बाद आप अपनी डेफिनेशन लिख लें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान है, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड delocalized electrons. All right बच्चों, यस सर। Then they are asking if 2 physical properties of lead that are characteristics of all metal. आप देखें ये जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ये स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स की बात नहीं कर रहा है, ये जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो we know that all the metals are good electrical conductor. You can say that it is a good electrical conductor. It is a good electrical conductor. We know that all the metals are good electrical conductor, and if you want to write thermal conductors, you can write for the second mark, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि all the metals are malleable, so it is also the malleable, right? क्योंकि एक ही नंबर की है, आप देख सकते हैं, तो आप अगर यहाँ पर thermal conductivity लिखते हैं तो वो भी acceptable होगा। Then lead ethanate is a white crystalline soluble salt. Name a suitable combination of an acid and insoluble base which is used to prepare lead ethanoate. तो definitely ethanoate है, तो आप क्या यूज करोगे भाई, ethanoic acid क्या यूज करोगे आप, ethanoic acid, and we know that all the metal oxides are insoluble bases. You can say that यहाँ पर आप क्या यूज करोगे बच्चों, lead oxide. All right, every one of you. यस सर। lead 2 oxide ये लिखना जरूरी है, ट्रांजिशन मेटल इसकी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल है।
Then aqueous lead ethanoate reacts with aqueous sodium iodide as yellow precipitates lead iodide form. Construct the ionic equation for this. Lead ethanoate is a soluble salt and sodium iodide is insoluble one. Oh sorry, it is also soluble salt. देखिए lead के आयन soluble हैं तो अलग करके लिख देता हूँ. इथेनोएट जो है आपके पास CH3COO ये भी सॉल्युबल है राइट नाउ, तो इसको भी मैं अलग करके लिख देता हूँ. उसके बाद सोडियम आयोडाइड, ये दोनों भी सॉल्युबल हैं तो इनको भी मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ. उसके बाद जब सॉल्ट बनेगा आपके पास लेड आयोडाइड बनेगा व्हिच इज इनसॉल्युबल वन, हम इसको अलग करके नहीं लिख सकते. और क्या बनेगा? सोडियम इथेनोएट. तो इन दोनों को हम अलग करके लिख देते हैं. तो आप देखें कि ये आयन स्पेक्टेटर है कट जाएगा, ये आयन स्पेक्टेटर है कट जाएगा. बचा के आपके पास लेड आयंस एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो एक्वस. आयोडाइड आयंस तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सो एक्वस. और उसके बाद आपके पास बना लेड आयोडाइड व्हिच इज सॉलिड. और अगर आसान अल्फाजों में कहें तो प्रेसिपिटेशन मेथड में हमेशा ही इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, तो उस इनसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर जो आयंस हो वो आप लिख दें रिएक्टेंट्स पर एक्वस फॉर्म. ठीक है, हमेशा प्रेसिपिटेशन मेथड तो सॉल्युबल सॉल्ट की मिक्सिंग से बनता है. एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड लेड आयोडाइड कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड. क्योंकि भाई इसके पास क्या नहीं है? उसके पास मोबाइल आयंस नहीं है. You can say that, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, आयोनिक कंपाउंड है. So you can say that solid lead to iodide, solid lead to iodide does not have free moving आयंस. अब देखें फ्री का नंबर है, ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वाली बात हम कई मर्तबा कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर चुके हैं, आयोनिक बॉन्डिंग में कर चुके हैं, और ये एसिड्स में भी कर चुके हैं. कई मर्तबा आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के सही यूज की बात मैं कर चुका हूँ आपसे. एक बार दोबारा आपको मैं बता सकता हूँ भाई, एसिड्स जो होते हैं आपके पास वो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अगर हैं तो कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे. ठीक है ना. उसके अलावा आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब क्या है? आपके पास सारे के सारे मेटल्स और ग्रेफाइट एलिमेंट, ये जो है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से. इसी के अंदर आपके पास एलॉय भी आ जाएगा कि एलॉय भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक नंबर देके जाएगा. Then let's move on to the last question of today's class. The structure of ethyl propanoate is shown. Circle the atom in the structure that shows that ethyl propanoate is an ester. तो भाई ester linkage ये है, आपको ये सर्कल करके दिखाना है. ठीक है. उसके बाद वो कह रहा है आपसे aqueous bromine is taken with a sample of ethyl propanoate. Explain in terms of the structure of ethyl propanoate why the aqueous bromine becomes colorless. So you can see this, it can contain carbon-carbon double bond, so which will going to be neutralize the bromine. So you can say that what is the name of this? It is ethyl propanoate, right? So ethyl propanoate contain carbon to carbon double bond. ये बात आप बताएंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा. अब आप देखें, मैंने आपको डेफिनेशन जो है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की याद कराई है, तो आप उसको देखकर ये लिख सकते हो. सिंपल सी बात है, आपको मार्क मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद लिखा हुआ है ethyl propanoate is prepared by reversible reaction between the carboxylic acid and alcohol. A mixture of the carboxylic acid and the alcohol is allowed to reach equilibrium. Name the alcohol used in the reaction. You can see this, 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? Ethanoic acid. इथेनॉल. बेटा ये अल्कोहल है, इट इज इथेनॉल. Okay. Yes. Ethanoic acid. The reaction is used in an acid catalyst state. The effect of the catalyst on the position of equilibrium. So what is the effect of position of equilibrium by catalyst? There is no effect. Catalyst का कोई effect नहीं है, सिर्फ speed up करता है reaction. ठीक है ना. The concentration of the alcohol is increased. Describe the explain what happened to the position of equilibrium. By concentration अगर आप अल्कोहल की बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा? लाइटर साइड पे, और लाइटर साइड का आपके पास राइट हैंड साइड. So you can say that reaction, the position of equilibrium shifts towards right hand side. Position of equilibrium shifts towards right hand side लिखें या towards ester side लिखें या towards product side लिखें, आपकी मर्जी. towards product side. and reason लिखना जरूरी है, 2 मार्क्स के लिए है, तो आप क्या लिखेंगे? as reason लिखना जरूरी है, तो आप क्या लिखेंगे? to utilize excess या extra alcohol, या आप लिख सकते हैं to
reduce the additional concentration of alcohol. जो आपने अल्कोहल ऐड किया तो उसको कम करेगा। सही है भाई बच्चों? Yes, sir. And then last over here is an experiment. 10.8 gram of carboxylic acid. 10.8 gram of carboxylic acid is reacted with excess alcohol. तो जो excess होता है उसकी हम बात नहीं करते हैं, हम कैलकुलेशन हमेशा लिमिटिक से करते हैं। The experiment yield of ethyl ethanol is 9.45. So this is practical yield. This is what? This is something you have practically, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो इतनी आएगी। अब आप इसको निकाल के दिखाओ कि वो कह रहा है भाई वो 15 ग्राम्स जो है ना आपके पास पॉसिबल यील्ड है, तो आप इसको निकाल के दिखा दो। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड का एमआर देख लो, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम क्या है आपके पास? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना? तो आप इसको यहाँ लिख दो प्रोपेनोइक एसिड। सी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपके पास? देखें CH2 CH2CH COOH CH COOH से आपके पास क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है। और कौन सा एस्टर बन रहा है? CH2 CH C2H5 एस्टर बन रहा है, ठीक है ना? इसका एमआर कितना है आप देख सकते हैं। इसका द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 72 उसने बता दिया ऑलरेडी। इसका देख लें कितना है। इसका है 14 और 26 27 और 27 और ये हो गया आपके पास 39। अच्छा काफी बड़ा हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसा ना हो गलत हो जाए। अच्छा जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये जो पहले वाले हैं ये आपके पास हो गया 14, इसके बाद हो गया 13, फिर हो गया आपके पास 12 कार्बन का, फिर हो गया ऑक्सीजन का 32, फिर हो गया 2 कार्बन और ये हो गया 29। टोटल आ रहा है ये 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 72 ग्राम्स ये होता कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड तो वो 100 ग्राम एस्टर्स बनाता। तो अभी हमारे पास कितना है? अभी हमारे पास 10.8 है, तो 10.8 कितना बनाएगा? x। तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 100 × 10.8 डिवाइड बाय 72। तो चेक कर लें भाई आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 100 × 10.8 and then divided by 72. So it gives you what? 15. So you can see that it is true. Now they are saying कि परसेंटेज यील्ड निकाल रहे हैं, तो भाई परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? देखो हमने प्रैक्टिकली जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9.45, लेकिन इक्वेशन से जो आप सॉल्व कर रहे हो तो आ रहा है आपके पास 15। तो भाई जब हम कैलकुलेशन करने बैठे तो हमारे पास आया 15 और जब प्रैक्टिकल करने बैठे तो 9.45 आया। तो देयर आर लॉट ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो हमें देखना है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो कितना परसेंट आपके पास क्या था? एक्यूरेट था। तो भाई कितना परसेंट एक्यूरेट था? इट इज 63% एक्यूरेट। Alright, every one of you. Yes, sir. So this is this paper. You can see this कि हमने इस पेपर को सॉल्व किया है और काफी मजेदार पेपर था ये, और इसको सॉल्व करने में मुझे काफी मजा आया।